देखिए ध्यान से, कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं कॉस्ट के, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉस्ट आता है उसको हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये किस में आता है? मनी कॉस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस में आता है, पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इकोनॉमिक्स टेक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ वाइड सेंस। इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के टोटल तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है मनी कॉस्ट, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो तीन तरीके के कॉस्ट आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, ठीक है। और जो हमारा मनी कॉस्ट होता है उसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये सब कॉस्ट के बारे में आपको बढ़ाया जाएगा, ये क्या होता है ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले मनी या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो मनी कॉस्ट क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है मनी का मतलब क्या हो गया कि कोई पैसा हो गया, कॉस्ट मतलब लागत हो गया, ठीक है। तो मनी कॉस्ट का मतलब अब देखते हैं, मनी पेमेंट मेड बाय द फर्म to the owner of various factor of service in purchasing and hiring the factor service required in the production of a commodity is called money cost। मतलब मनी कॉस्ट में होता क्या है, मनी कॉस्ट जो फर्म पे करती है, फर्म पे करती है। क्यों पे करती है? ताकि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज किया जा सके, ताकि उसको हम फैक्टर ऑफ जो कि प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो फर्म पे करती है जो फैक्टर सर्विसेज के पैसे। जैसे एग्जांपल, कोई लेबर हमने अपने यहाँ हायर किया हुआ है, तो उसको वो हमारे यहाँ वर्क कर रहा है, उसका पैसा हम दे रहे हैं, तो ये हो गया फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज के जो भी पैसे फर्म पे कर रही है, फैक्टर सर्विसेज के जो भी पैसे फर्म पे कर रही है, जो कि रिक्वायर्ड है किसमें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्शन अगर फर्म कर रही है तो उसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी हो गया, इसमें रिक्वायर्ड है। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी में रिक्वायर्ड है, तो उसको हम बोलेंगे मनी कॉस्ट। तो इसको एग्रीगेट कर लेते हैं एक बार, कैसे होगा इसका डेफिनेशन। मनी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फर्म पे करती है फैक्टर सर्विसेज के लिए, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के लिए जो कि रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी में, उसको हम मनी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मनी कॉस्ट में मतलब कुछ भी जो लेबर को हम पे कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें मनी कॉस्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट।
अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट में बता रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द inputted estimated value of the input owned by the firm and used by it in its own production unit. Basic purchasing or hiring resources for the other or the producer may also be his own services in the process of production. The owner of the entrepreneur may own certain factor services. He or she may use his own business. For example, the entrepreneur may use his own land, own capital। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, जैसे जो ओनर है, इसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, कोई ओनर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो अपना खुद का ज़मीन यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस में। तो वो अगर उस पर्टिकुलर ज़मीन को, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर कहीं पे और लगाया होता तो कुछ ना कुछ अर्न करता ना, ठीक है, या फिर वो जो अपने स्किल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, अगर वो कहीं मैनेजर होता तो कुछ ना कुछ सैलरी कमाता, ठीक है, तो वो ये सब सारा जो खर्च, जो मतलब पैसा उसको मिलता, जो कि वो फर्म से नहीं ले रहा है, ठीक है ना, फर्म में वो काम कर रहा है, फर्म से सैलरी नहीं निकाल रहा है, अपने ज़मीन का पैसा, अपने प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो सब फर्म से नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीके के फर्म का इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है, ठीक है, भले ही वो पैसे नहीं निकाल रहा है लेकिन वो सब हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। और क्या हो सकता है, जो वो पैसे नहीं ले रहा है, पहले स्किल हो गया, ठीक है, अगर वो मैनेजरियल स्किल वहाँ पे यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो भी कैपिटल उसने लगाया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो भी पैसा उससे आईओसी भी नहीं ले रहा है, तो ये सब जो ओनर के कॉस्ट होते हैं उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लियर रखिए दिमाग में कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो ओनर से रिलेटेड कॉस्ट होती है, जो कि अगर वो कहीं और एम्प्लॉयड करता तो उसको मिलता, तो हम उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे दिक्कत क्या करते हैं इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट, मतलब जो ऊपर हमने मनी कॉस्ट पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस कर देते, मतलब एक ही समझ लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में जो सर्विस का पैसा दे रहे हैं, यहाँ पैसा हम पे कर दे रहे हैं, दूसरे को पे कर रहे हैं। देखिए कैसे इसको याद करते हैं, जैसे आई एम, हमने इसको बनाया है कि आप इसको आई एम याद कर लीजिए। आई एम का मतलब क्या हो गया कि हमारा, ठीक है ना, आई एम लिखा हुआ है तो हमारा कॉस्ट आई एम हो गया। एक्सप्लिसिट मतलब ये अदर कॉस्ट हो गया, मतलब अदर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो आई एम जब आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा हमको अपना कॉस्ट बताना है। तो अपना कॉस्ट मतलब एक ओनर के ज़मीन का, एक ओनर के प्रॉपर्टी का, एक ओनर के स्किल का कॉस्ट, एक ओनर के आईओसी का कॉस्ट, जो कि ओनर अपने बिजनेस से ले सकता था लेकिन वो ले नहीं रहा है, ठीक है, उसने बिजनेस में ये सब चीज़ लगा दी है और बिजनेस कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो तीन तरीके के कॉस्ट है जिसमें कि एक एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इम्प्लिसिट को आई एम करके याद कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा खुद का कॉस्ट, जो एंटरप्रेन्योर का खुद का कॉस्ट होता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा। और जो अदर एक्सप्लिसिट आएगा, एक्सप्लिसिट में हमने याद कर लिया कि जो हम फैक्टर सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं, जो लेबर को पैसा देते हैं, ठीक है, वो सब हमारा पैसा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है तीसरा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कॉस्ट में कैसे आ गया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि अभी तो हम लोग कॉस्ट कॉस्ट पढ़ रहे थे, अब इसमें तीसरा नॉर्मल प्रॉफिट क्यों आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी एक तरीके का कॉस्ट होता है, कैसे देखिए,
Normal profit is defined as a minimum payment which a producer must get in order to induce him to take the risk involved in the production. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम सप्लाई प्राइस एट द एंटरप्रेन्योर सर्विसेज। तो देखिए होता क्या है, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो कम से कम वो कुछ पैसा एक्सपेक्ट करता है कि अगर उतना पैसा उसको अर्न हो रहा है तो उस कंडीशन पे वो बिजनेस बंद नहीं करता। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉर्ड और द रिम्यूनरेशन ऑफ फॉर द सर्विस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो ये जो होता है प्रॉफिट, ये एक तरीके से रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर है। मतलब जो हमारा एंटरप्रेन्योर, जो हमारा बिजनेसमैन लगा हुआ है पूरा दिन बिजनेस में, उसको भी तो कुछ रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो वो अब फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ही अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब यहाँ पे कम से कम मिनिमम पैसा जो हमारे एंटरप्रेन्योर को कमाना ही कमाना है। ठीक है, तो उस क्योंकि उसको भी तो बिजनेस चलाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रॉफिट सारे बिजनेस एक्सपेक्ट करते ही हैं कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो ही जाए। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इसमें कुछ, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये मिनिमम प्रॉफिट होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है कि उसको हो, तभी वो बिजनेस चलाएगा, क्योंकि वो जो रिस्क ले रहा है वो इसका रिवॉर्ड है, जो वो रिस्क ले रहा है। ठीक है भाई, एक्सपेक्ट तो सब करते हैं बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अगर होता रहता है तो बिजनेसमैन बिजनेस को बंद नहीं करता, वो उस चीज़ को चला के रखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट में रखा गया है। भाई आपसे बोले ना कि है तो नॉर्मल प्रॉफिट, तो कॉस्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि इतना प्रॉफिट अगर नहीं होगा, इतना कॉस्ट अगर नहीं निकलेगा, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस को बंद कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट का जो पॉइंट था। तीन तरीके के कॉस्ट है, मनी कॉस्ट जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तीनों हमारे आते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले भी आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, यहाँ पे the opportunity cost of the producing any goods is the next best alternative goods that is given up to produce these goods. The opportunity cost arise because of the scarcity of the resource and the fact resources of the alternative uses. For example, given resource may be used for the production of the cloth as well as bread. If a given amount of the resource can be produce 1 meter of cloth and 20 loops of bread, then the opportunity cost of 1 meter of cloth is 20 loops of bread, which needed to sacrifice in order to produce 1 meter of cloth. ये रहा आपके बुक का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसको और इजी मतलब से समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कोई डेयरी है। ठीक है, अब वहाँ से डेयरी है तो मिल्क आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो चीज़ें बना रहे हैं, एक बना रहे हैं पनीर। ठीक है, और एक दूसरा चीज़ जो आप बना रहे हैं उसको हम बोल देते हैं मिल्क शेक। ठीक है, मिल्क शेक जो आता है ना पैक होके जो बिकता है अमूल मिल्क टाइप का, वो आप बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अभी मार्केट में पनीर बहुत अच्छा नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो अब
आप जो पनीर डेली 400 किलो बनाते थे, ठीक है, आपने उसको कम करते चले गए, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हो कि अभी सीज़न ज़्यादा पनीर का नहीं है, ठीक है। जैसे शादी वादी पड़ती है तो पनीर ज़्यादा बिकता है, ठीक है, तो ऑड सीज़न चल रहा है, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो कि पनीर का प्रोडक्शन कम कर रहे हो। तो ये पनीर का प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है। तो जब पनीर का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसके जगह उस दूध का करेंगे क्या? भाई गाय तो दूध दे ही रही है, ठीक है, डेयरी है तो दूध क्या होगा। तो हमने क्या किया, उसका प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया इधर मिल्क शेक पे, ठीक है। तो 400 kg जो हम पनीर बना रहे थे उसके जगह पे हमने क्या किया, 1000 लीटर हम बनाने लगे मिल्क शेक, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले क्या था कि 400 बना रहे थे तब तो ठीक था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको और कम किया। तो इसको आप और कम करेंगे तो उस कंडीशन पे अब यहाँ पे पनीर का जो प्रोडक्शन है वो हम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा मिल्क शेक है उसका प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमारा मिल्क शेक का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम पूछेंगे मिल्क शेक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो आप बनाओगे पनीर। जो पनीर को पनीर मिल्क शेक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पनीर है, क्यों? क्योंकि हम पनीर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जिसको हम सेक्रीफाइस करते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आप ये नहीं बताओगे कि दूध 50 रुपये लीटर है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलते हैं 50 रुपये हो जाएगी इनटू करा के, नहीं। जो चीज़ हम छोड़ते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि जिस चीज़ को आप छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप पनीर छोड़ रहे हो और मिल्क शेक बना रहे हो उसी पर्टिकुलर मिल्क का, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे मिल्क शेक की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, वो आएगी पनीर। जितना पनीर है, जैसे अब 1000 लीटर मिल्क शेक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 400 kg पनीर, 1500 लीटर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 300 किलो पनीर। क्लियर हुआ? तो सिंपल से एग्जांपल से आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। और इस तरीके से आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं ये एग्जांपल देके कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1000 लीटर की जो आ रही है वो 400 किलो पनीर आ रही है। मतलब यहाँ पे जितना हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अब देखिए कितना छूट रहा है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो आपका छूट रहा है वो छूट रहा है केवल 100, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 500। तो 500 प्रोड्यूस करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ रही है, 100। तो जो चीज़ हम जितना छोड़ते हैं वो हम ये क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 kg मिल्क का प्रोडक्शन हमने कम किया, देखिए पहले 400 था अब 300 कर दिया। यहाँ पे 100 kg का यहाँ प्रोडक्शन कम हुआ, तो 100 kg गया कहाँ, वो 100 kg हमारा यूज़ हो गया 500 लीटर मिल्क बनाने में, ठीक है। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है केवल 500 का, तो ये 100 kg का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा 500 लीटर मिल्क शेक ज़्यादा बन रहा है। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। और एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। आप बाज़ार में बाइक खरीदने गए, ठीक है। अब बाज़ार में दो तरीके की बाइक थी सेम जैसी, ठीक है। एक मान लेते हैं आपकी HF डिलक्स थी, ठीक है, हीरो की कंपनी में आप गए थे लेने के लिए। और दूसरी थी स्प्लेंडर, ठीक है। तो स्प्लेंडर का प्राइस जो था वो 80K था और इसका प्राइस था आपका 65K। तो आपने स्प्लेंडर पसंद की, ज़्यादा अच्छा लगा, तो स्प्लेंडर खरीदने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, आपका HF डिलक्स हो गया। आप ये नहीं बोलोगे कि हमने स्प्लेंडर 80K का खरीदा है तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिस चीज़ को आप छोड़ देते हो वो उस पर्टिकुलर गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है।
ये ऊपर का भी एग्जाम्पल सही है, ये वाला भी एग्जाम्पल सही है। अगर आपको ये इजी लगता है तो ये एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा है, ऐसे भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद क्या है, रियल कॉस्ट क्या होता है। रियल कॉस्ट, तो रियल कॉस्ट का हिंदी मतलब क्या है, सचमुच का कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिख के आ रहा है। तो रियल कॉस्ट refers to the effort and the sacrifice made by the owner of the factor of production used in the production of the commodity। तो जैसे हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़े थे, ठीक है, उसी से सिमिलर हमारा रियल कॉस्ट आ जाता है। लेबर पुट ऑन फिजिकल, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर खुद को लगा रहा है, ठीक है, और खुद का जो जो भी एसेट्स है उसको लगा रहा है, ठीक है, तो वो सब उसको हम लोग रियल कॉस्ट की तरह देखते हैं। तो जैसे जो फिजिकल एफर्ट है, ठीक है, फिजिकल एफर्ट और बिजनेसमैन, और जो उसका मेंटल एफर्ट है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फिजिकल एफर्ट हो गया, मेंटल एफर्ट हो गया, प्लस जो भी वो लैंड, जो भी वो बिल्डिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सब चीज़ को मिला के हम लोग उसको रियल कॉस्ट कहते हैं। ओनर ऑफ द कैपिटल एंड द लैंड हैव टू मेक sacrifice by not using the resource themselves, and to term as the sacrifice involved in saving and the capital accumulation। The real cost refers to the pain, sacrifice, discomfort, ठीक है। तो जो भी उसको पेन हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, जितना भी वो सेक्रीफाइस यहाँ पे कर रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो सब हमारा रियल कॉस्ट में आता है। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से समझना पड़ेगा। हाँ, ओनर की, यहाँ पे रियल कॉस्ट में जो हम लोग बात करते हैं, केवल ओनर की बात करते हैं। तो यही तभी हमने बताया ना कि जो हमने आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट समझाया अभी, उसी से सिमिलर ही रियल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट में भी सारी चीज़ें वो सब कवर करेगा, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, लैंड, बिल्डिंग, सारा कुछ आएगा। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही सब चीज़ें थी। आप देखेंगे एंटरप्रेन्योर का जो ज़मीन था, ये सब था, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो एक तरीके से सिमिलर होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और रियल कॉस्ट, ठीक है। दोनों में आप सिमिलर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम, प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। प्राइवेट कॉस्ट refers to the cost of production incurred by an individual firm in producing a commodity। For an individual producer, cost include both explicit cost as well as implicit cost। यहाँ पे क्या बता रहा है कि प्राइवेट कॉस्ट में हमारे दोनों ही कॉस्ट आते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा प्राइवेट कॉस्ट आ जाता है। Thus the cost, the private cost is the same as the economic cost as defined above। तो प्राइवेट कॉस्ट में सारे जो भी हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट के पार्ट थे वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि कोई प्राइवेट खर्चा जो हमारा एंटरप्रेन्योर कर रहा है, ठीक है, तो वो तो रहेगा ही। मतलब देखिए, आप जानते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। पहला हो गया मनी कॉस्ट, दूसरा हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्राइवेट कॉस्ट में इन तीनों कॉस्ट को एग्रीगेट कर देते हैं, जब तीनों कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो वो हमारी प्राइवेट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो मतलब कोई भी सामान प्रोड्यूस करने से लेके उसको बेचने तक जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल, तो इसको हम पूरा उसको क्लियर कर लेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है।
मान लीजिए हम कोई एक हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है। तो फर्नीचर का जो बिजनेस है, अब फर्नीचर के बिजनेस में हमने फर्नीचर और वुड को लेके जो भी पैसा खर्च किया, ठीक है, तो वो हमारा हो गया। मान लेते हैं एक हम बेड बनवा रहे हैं, तो हमने 2,000 रुपये टोटल खर्च किए। 2,000 बहुत कम हो गया, चलिए 20,000 रुपये टोटल खर्च किए। तो ये हमारा जो पहला हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मनी कॉस्ट, क्योंकि हमने लेबर को पैसा दिया, मटेरियल खरीदा, तो ये सब हमारा मनी कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे एंटरप्रेन्योर ने अपना ज़मीन लगाया हुआ है या फिर अपना घर दिया हुआ है, अगर किसी और को देते तो कुछ ना कुछ तो इनकम होती ही, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक बेड के ऊपर अपना 1,000 रुपये ये मान लिया, तो उसको हम बोल देंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। कि भाई एक एक बेड के ऊपर 1,000 रुपये हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा रेंट वेंट आता है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर चाहता है, उसने रखा कम से कम 1,000 रुपये तो एक बेड से कमाना ही कमाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब इस पर्टिकुलर बेड की जो प्राइवेट कॉस्ट आ रही है, मतलब वो एक फर्म को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कम से कम, तो वो हो जाएगा आपका 22,000 रुपये। तो इस एग्जाम्पल से आप एकदम कायदे से समझ सकते हैं, जो भी अभी हम लोग ने पढ़ा उसको आप एक साथ ला देते हैं सामने, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या होता है प्राइवेट कॉस्ट, मतलब मनी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉट, और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा प्राइवेट कॉस्ट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल से आप अपने दिमाग में ये बैठा सकते हैं कि अब इससे सस्ते में तो आप सामान नहीं ही बेचेंगे, चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड आ जाए, ठीक है। आपको पता है कि यार इतना तो हमको लेना ही है, क्योंकि 20,000 तो हमने खर्च किया है बनवाने में, और ये हम अगर अपना प्रॉपर्टी कहीं पे दिए होते तो कम से कम 1,000 रुपये तो एक बेड के ऊपर हमको कमाई हो ही जाती। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, 50,000 रुपये महीने में आप 50 बेड बना लेते हो, 1,000 रुपये आपने बेड के ऊपर रख दिया, और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट भी आपने 1,000 रुपये रखा, क्योंकि आप भी इसमें लगे हुए हो, आप भी दिन भर उसको देख रहे हो, उसमें सुपरवाइज कर रहे हो, तो ये सब भी आपकी भी जो कॉस्ट है वो इसमें जुड़ेगी। और मिनिमम आप सोचते हो कि कम से कम जब पूरा दिन हम लगे हैं तो प्रॉफिट भी तो कुछ हो, ठीक है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस सारे चीज़ को हम जोड़ते हैं तो हमारा प्राइवेट कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी का प्राइवेट कॉस्ट होता है, या आप अपना प्राइवेट कॉस्ट लेके मत चलिएगा, ठीक है। कंपनी का प्राइवेट कॉस्ट होता है कि कंपनी को कितना कम से कम पैसा चाहिए उस सामान को रिलीज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट सोशल कॉस्ट का। तो सोशल कॉस्ट क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। तो सोशल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है, इट रिफर्स टू द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ बियर ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे अब जो सोसाइटी बियर कर रही है, सोसाइटी क्या बियर कर रही है, अब आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, दुनिया भर का पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जितने भी तरीके के पॉल्यूशन हो रहे हैं, जो कि आप एयर खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट यूज़ करता ही हो, लेकिन वो बियर कर रहा है, सोसाइटी बियर कर रही है इन सब कॉस्ट को, तो इसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी सोसाइटी बियर कर रही है। और यहाँ पे ये नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं तभी हम उसको बियर कर रहे हैं। भाई केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है, केमिकल फैक्ट्री के केमिकल्स बड़े बड़े कारपेट वाले जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे कारपेट जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो गर्मी का मौसम है, तो कारपेट तो यूज़ हो नहीं रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं। कारपेट साफ करने में जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो नदी में जा रहा है, पानी में जा रहा है, और हमारा पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। कारपेट को साफ करने के लिए कारपेट को कलर करने के लिए जो वो यूज़ हो रहा है, कलर यूज़ हो रहा है, उसके वजह से
टॉक्सिन जो उसके निकल रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा गर्म करते हैं तो वो पूरा एयर में जा रहा है, तो उसके वजह से अगल बगल जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी सोशल कॉस्ट में आती हैं, जो जो कि आप भले ही यूज़ करो चाहे मत करो, लेकिन आपको पे करना पड़ता है, मतलब अपने आप बीमार होकर पे कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप परेशान होकर पे कर रहे हो, तो ये होता है सोशल कॉस्ट। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो उसको आप सोशल कॉस्ट कह सकते हो कि देखिए सोशल कॉस्ट हम भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको डिस्कम्फर्ट होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के होने से, वो आप उसको सोशल कॉस्ट में लेके आते हैं। तो इतनी तरीके की कॉस्ट होती है जो एक सेपरेट जिनकी आइडेंटिटी है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। तो सोशल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें, और अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा सोशल कॉस्ट का। तो सोशल कॉस्ट में आपका प्राइवेट कॉस्ट हो आता है ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, प्लस जो हमारे एक्सटर्नल कॉस्ट होते हैं वो भी आपके इसमें आएंगे। तो एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब जो हमने ऊपर बात की, पोल्यूशन, नॉइस, वाटर, ये सब चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड करके रखा जाता है, प्राइवेट कॉस्ट को भी और जो हमारा सोसाइटी का कॉस्ट जो आ रहा है वो भी। अब आते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। तो ये किस में पढ़ेंगे, इसका हेड क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इसका हेड है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में हम देखेंगे कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं। तो शॉर्ट रन का मतलब साल भर के अंदर कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम किस किस कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तरीके के कॉस्ट आपको मिलेंगे, एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट और एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे नाम से ही आपको सब कुछ पता चल जा रहा है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स होगा, वेरिएबल वाला वेरिएबल होगा, मतलब वो चेंज होता रहेगा। तो डायरेक्टली एग्जांपल पे आते हैं। डेफिनेशन तो आप लोग समझ ही गए, ठीक है। तो अब जैसे फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो जैसे रेंट हो गया, आपने फैक्ट्री का रेंट दिया, ठीक है, प्लस आपने डेप्रिसिएशन पे किया। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि अगर आप बिजनेस नहीं भी करोगे तो वो उस चीज़ पे लगती रहेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपके मशीन पे लगता रहेगा। जैसे आपने एक अपने ऑफिस यूज़ के लिए कार खरीदी और आपने कार 2 साल तक बहुत कम यूज़ की, आपने केवल 2000 किलोमीटर चलाया, फिर आप बोल रहे हैं कि ये तो हम मेरी कार नहीं है, इसको हम पूरे प्राइस पे बेचेंगे, तो कोई ख़रीदेगा नहीं। जैसे जैसे आपका समय बीतता है वैसे वैसे कार पर डिप्रिसिएशन लगता रहेगा, आपके कार की वैल्यू कम होती चली जाएगी। मश आप चाहे यूज़ करो चाहे मत यूज़ करो, उससे मतलब नहीं होता है, वो फिक्स कॉस्ट होता है, वो कम होना ही होना है, ठीक है। तो रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो बिल्डिंग के मेंटेनेंस में, ठीक है। अब मान लो आपका 6 महीना लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बंद था, अब लेकिन बिल्डिंग तो मेंटेनेंस मांगेगी, बिल्डिंग देखने में ख़राब लग रही है, बिजनेस में आपको चीज़ें परफेक्ट रखनी होती हैं, ठीक है। तो आपने मेंटेनेंस का पैसा खर्च किया, तो वो भी आपका फिक्स कॉस्ट में आएगा। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, तो प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो भी फिक्स होता है, आप चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, चाहे वहाँ रहो चाहे मत रहो, प्रॉपर्टी इंडिया में है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आ गया लाइसेंस फीस। तो लाइसेंस फीस क्या हो गया, आपने कोई भी चीज़ का लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है जो आपको रेगुलर पे करना होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका लाइसेंस भी आपको हर साल पे करना होता है। तो वहाँ पे आपका सामान बिके चाहे ना बिके,
आप पूरे साल दुकान बंद किए हो उससे मतलब नहीं है। अगर उसका लाइसेंस का फीस गवर्नमेंट लेती है तो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। तो फिक्स कॉस्ट में इतने सारे एग्जाम्पल लिख दोगे तो नंबर तो आपका पक्का हो गया। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में अब क्या चीज़ें आएंगी? वेरिएबल कॉस्ट में वो सब चीज़ें आएंगी जो आपकी चेंज हो रही हैं प्रोडक्शन के साथ साथ। तो प्रोडक्शन के साथ क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया। भाई जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे रॉ मटेरियल बढ़ेगा। प्रोडक्शन आपने नहीं किया तो रॉ मटेरियल नहीं लगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी आ गई। और उसके बाद एक लेबर होते हैं जो आपके डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनको जो आपने वेजेस पे किया वो, ठीक है ना, हम यहाँ ब्रैकेट में डेली लिख दे रहे हैं। मतलब जो जिस दिन काम रहेगा उस दिन पैसा देते हैं। ऐसे जो हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं तो उनके खर्चे जो होते हैं वो सब चीज़ें आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो ये सब जितना भी पैसा आप यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने पे जो बढ़ेगा, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, ठीक है, ये सब आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे आपका खर्चा बढ़ेगा, तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। तो आपको इस तरीके से समझाना है। पहले तो आप नाम के हिसाब से डेफिनेशन बता दोगे कि फिक्स कॉस्ट वो होता है जो फिक्स होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो वेरिएबल होता है। इसमें नंबर नहीं मिलेगा आपको। बेसिकली यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, अपने खुद के घर के एग्जाम्पल मत लिख दीजिएगा। ठीक है। आपको अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने पड़ेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको नंबर यहाँ पे अच्छे मिलेंगे। क्लियर है? तो अब सवाल उठता है कि यार फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कोई भी सामान प्रोड्यूस करने में हमें जो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट लगता है उसको जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है। मान लेते हैं एग्जांपल, कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपीज़ है और वेरिएबल कॉस्ट 13,000 रुपीज़ है। तो टोटल उस पर्टिकुलर गुड्स की जो कॉस्टिंग आ रही है वो हमारे ऊपर आ रही है 14,000 रुपीज़। अब इसके अलावा जो हम उसमें जोड़ दें और बेच दें। ठीक है। तो ये हमारा होता है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट।